गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर चुके हैं, अभी तक हमने देखा व्हाट इज टैक्सेशन, टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। लास्ट में हमने क्या देखा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर था यहां तक? टुडे वी विल स्टार्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। क्लियर है? हम आज क्या स्टार्ट करेंगे? जीएसटी क्या है। क्लियर? तो व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ जीएसटी, ओरिजिन क्या है जीएसटी का, वहां से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीएसटी के बारे में बहुत सारी बातें आज जानेंगे। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़े अभी तक, जो हमने पढ़ा वो किसके रिगार्डिंग था? इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग था? इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी के रिगार्डिंग था। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट स्पेसिफिकली जीएसटी। किसके बारे में आज स्टार्ट करेंगे? जीएसटी के बारे में। क्लियर हो पा रहा है? तो सबसे पहला है जेनेसिस ऑफ जीएसटी। व्हाट डज इट मीन? ओरिजिन ऑफ जीएसटी। बुक से अभी नहीं देखिए, हम लोग देखेंगे, बुक भी देखेंगे, ऑब्वियसली बुक देखेंगे क्योंकि बुक के अलावा तो चलना नहीं है। लेकिन पहले बुक से बाहर इसे कॉमन तरीके से समझिए, जीएसटी है क्या। क्वेश्चंस तो करने हैं बुक से ही, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है कि जीएसटी क्या है, और बुक के बाहर निकलिएगा तभी समझ में आ पाएगा, अदरवाइज आप रटिएगा। तो रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है जीएसटी है क्या। एक कहानी सुनना है, कहानी सुनते सुनते समझ में आ जाएगा जीएसटी क्या है, जीएसटी आया कैसे। ठीक है? तो एकदम नोट्स तो भेजा गया, नोट्स आप देखिए, पढ़िए, उससे काफी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो व्हाट आर द जेनेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, ओरिजिन क्या है जीएसटी का। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? देखिए, मैंने कहा कि कोई भी एक्ट, कोई भी रूल पास होता है या बनता है किसके ऑथराइजेशन से? अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथराइज्ड हो जाता है, तब हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वो रूल होगा ही नहीं। अगर मैं कहूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास किया जाए और पार्लियामेंट में इसे एग्री नहीं किया गया, पार्लियामेंट में इस बिल को पास नहीं किया गया, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इफेक्ट में आ पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो सुप्रीम लॉ किसे कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन, आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी एक्ट पास हुआ, तब जाके जीएसटी आ पाया हमारे, तब जीएसटी को हम इंप्लीमेंट कर पाए। कोई दिक्कत? और इस जीएसटी को पास कराने में क्या क्या हर्डल्स आए, कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट करना है आज। तो देखिए, लिखा है क्लियर कट, इट हैज नाउ बीन अ डिकेड का मतलब एक दशक से ज्यादा हो गया। जीएसटी आया कब इफेक्ट में? जीएसटी कब आया इफेक्ट में? 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 में आया, लेकिन इसे पास किया जाना था, या इस पर बहुत पहले से चर्चा चल रही थी कि जीएसटी नाम का एक एक्ट है जिसे पास करना है। और ये आपको मैं बता दूं, 2004 में एक कैलकर टास्क फोर्स नाम से एक कमिटी बनाई गई, और कमिटी में कहा गया कि भाई आप सजेस्ट कीजिए कि जीएसटी का फॉर्मेट, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इंडिया में। क्लियर हो पा रहा है? किसे ये, जैसे आप मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पर कोई काम, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो,
तो इसमें सबसे पहले तो काम दिया जाता है ना कि आप ये पर्टिकुलर काम कीजिएगा, आपको ये काम करने, काम तो डिवाइड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक कमेटी बनाया गया कि जीएसटी लाना है, तो कैलका टास्क फोर्स जो है वो एक कमेटी बनाया गया जिसे बोला गया कि आप बताइए जीएसटी कौन से फॉर्मेट, कौन से स्ट्रक्चर का हमारे कंट्री में आना चाहिए। क्लियर कट लिखा हुआ है, it has now been a decade since the idea of national goods and service tax GST, national goods and service tax was mooted by Calcutta Task Force in 2004. 2004 में कैलका टास्क फोर्स को कहा गया कि कौन से तरीके का होगा भाई, आप ये सजेस्ट कीजिए। तो कैलका टास्क फोर्स जो है वो एक कमेटी है, उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आनी चाहिए। क्या कहा? नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आनी चाहिए। अब यहां प्रॉब्लम ये आया, पहले तो आप ये जानिए कि कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जीएसटी के। देखिए वहीं पर लिखा है, जनरली देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कॉमनली 3 तरह के गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। कौन कौन से 3 है? पहला नेशनल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी और तीसरा ड्यूअल जीएसटी। अब इन तीनों के बारे में जानिए। सबसे पहले नेशनल जीएसटी, उसके बाद आता है स्टेट जीएसटी और तीसरा आता है डुअल जीएसटी। 3 स्ट्रक्चर के जीएसटी हैं जनरली। अब ध्यान से समझिए, नेशनल जीएसटी जो है उसका जो टैक्स कलेक्शन होगा वो किसके द्वारा या वो किसके ट्रेजरी में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके जगह पर अगर स्टेट जीएसटी आता तो वो टैक्स कलेक्ट किया जाता किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? और अगर हम डुअल जीएसटी की बात करें तो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स के इंट्रोडक्शन में कि पहले किस तरह का टैक्स था, पहले किस तरह के आर्टिकल्स थे, उसमें लिखा गया था कि 3 तरह के लिस्ट थे ना, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। याद है आपको? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन से गवर्नमेंट को अधिकार था टैक्स कलेक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड था लिस्ट 2, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट जहां पर था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और का मतलब या अथवा, दोनों में से कोई एक ही कलेक्ट करेगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब जीएसटी की बात की जाने लग गई तो जीएसटी में क्या होने लग गया? बोला गया कि नहीं, यहां पर अगर नेशनल जीएसटी आता है, नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, तो उसका मनी जो टैक्स कलेक्शन होगा वो मनी कहां चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेकंड आया स्टेट जीएसटी। इसमें जो मनी कलेक्ट होगा, जो टैक्स कलेक्शन होगा, वो टैक्स कलेक्शन जाएगा कौन से गवर्नमेंट के पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब बताइए, अगर कोई भी गवर्नमेंट नेशनल जीएसटी अगर आ जाती तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बचता क्या? कमाई कोई भी छोड़ना चाहता है क्या? अगर मान ले कि आपको कोई अमाउंट अभी मिल रहा है,
ठीक है, कोई अमाउंट मिल रहा है, किसी चीज की कमाई आपको मिल रही है और अचानक से बोला जाए कि आप एक काम करो ना, वो छोड़ दो, वो अमाउंट क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, वो कमाई क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, और उसके बदले कोई और कमाई न दी जाए, तो क्या आप वो छोड़ना चाहिएगा? हम लोग अगर जॉब करते हैं, इफ वी आर एम्प्लॉइज, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट कर, हम लोग किसी के अंडर एम्प्लॉय हैं, किसी का एम्प्लॉय हैं, तो अगर हम लोगों को अपना जॉब चेंज भी करना है, अपने जॉब को स्विच करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे जॉब को सर्च करते हैं। जॉब अश्योर्ड हो जाता है कि ना, अब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं ज्वाइन करने वाला हूं अगले दिन से या अगले वीक से या अगले मंथ से हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तब जाके हम लोग अपने पुराने जॉब को छोड़ते हैं, हाँ या ना? एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप लोग कल के डेट में एम्प्लॉय बनते हो और आपको कहीं का जॉब जच नहीं रहा है, आप क्या कीजिएगा, तुरंत छोड़ दीजिएगा बिना सोचे समझे, या आप दूसरे ऑप्शन को सर्च कीजिएगा, और दूसरा ऑप्शन जब एश्योर्ड हो जाए कि आपको मिल चुका है, आप ज्वाइन करने वाले हो, तब जाके आप एक इनकम को छोड़िएगा, एक चीज को छोड़िएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही करते हैं ना जनरल लोग। यस सर। तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर चला जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को जो मिल रहा था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट और सीएसटी, वो तो चला जाता हाथ से। स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर ही नहीं रही थी। स्टेट गवर्नमेंट का भी तो सहमति होना जरूरी है ना। अगर मान लेते हैं कि हम लोग आपके क्लास के टाइमिंग को चेंज करना चाहें टीचर्स के अकॉर्डिंग, कहीं भी होता है, तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों के अग्रीमेंट के बिना? पॉसिबल है क्या? आप नहीं चाहिएगा शाम में आना और हम चाहेंगे कि शाम में क्लास कंडक्ट करें, तो क्या ये पॉसिबल है? शाम में कंडक्ट हो पाएगा क्लास? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप लोग अग्रीड नहीं हो। आप लोग बोल रहे हो सर जो टाइम है उससे छेड़छाड़ मत कीजिए, वही सही है, इसको चेंज मत कीजिए। तो आप अग्री नहीं हुए तो यहां पर वो रूल पास हो नहीं पाया, वो टाइमिंग चेंज हो नहीं पाया। जब आप बताइए छोटे से लेवल पे क्लास का टाइम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताइए कि जीएसटी लाना इतना आसान होगा बिना स्टेट गवर्नमेंट के अग्रीमेंट के? पॉसिबल होगा? स्टेट गवर्नमेंट अग्री नहीं हो रही थी, क्योंकि कैलका टास्क फोर्स ने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे कंट्री में कौन सा जीएसटी आना चाहिए? नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास दो ही अधिकार होता है जनरली, मेनली दो ही पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। आपने सुना होगा बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, है कि नहीं? सुना है आपने? तो पहला तो हो गया पुलिस पावर होता है उनके पास, अपना एक पुलिस पावर है, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस, पहला पुलिस पावर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता, वो क्या है? फिस्कल पावर, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर। क्लियर है? तो अब यहां पर कैलका टास्क फोर्स आई और कहती है 2004 में जो गठन हुआ था, उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन का पावर किसके पास हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे ले जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट बोला अच्छा ऐसी बात है, सारा का सारा मनी कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम क्या करेंगे? हरे रामा हरे कृष्णा, नहीं चलेगा ऐसा। तो चलिए, अब मैंने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अग्री हो ही नहीं रही थी। अब कैलका टास्क फोर्स जो है उसने कहा नेशनल जीएसटी आएगा। अब नेशनल जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू हो गया कि क्यों भाई? अब स्टेट गवर्नमेंट को ये इश्यू हो गया कि नहीं, सारा का सारा मनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा क्या? फिस्कल पावर अगर ले लिया गया तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल पुलिस का पावर रह जाएगा और वो सबकी सुरक्षा का दायित्व तो लेगी? बस इतना ही काम है स्टेट गवर्नमेंट का, कमाना और मनी कलेक्ट करना काम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है।
और ये जायज है भी नहीं। तब जाके यहाँ पर, और ये चीज आपको पता है कि बहुत, मैंने कहा कैलका टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, कब बना ये 2004 में, और जीएसटी आया कब 2017 में। कितना लंबा गैप है, कितना लंबा गैप है। ये किस चीज का गैप है, ये डिस्कशन का गैप है। मतलब ये कैलका टास्क फोर्स कह रही थी नेशनल जीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट अग्री हो ही नहीं रही थी, नहीं 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 हमको नहीं करना है, जीएसटी नाम का कोई एक्ट पास करना ही नहीं है, जीएसटी कोई जीएसटी एक्ट नहीं आएगा, जैसे चल रहा है वैसा चलेगा। तो मैंने क्या कहा, नेशनल जीएसटी लाने पर बात हो रही थी, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अग्री हो ही नहीं रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई एक्ट नहीं आएगा जिससे हमारा फाइनेंशियल या फिजिकल पावर ही चला जाए, और हमारा केवल दायित्व दूसरों को सुरक्षा देना ही नहीं है, पुलिस का पावर रखे हम करेंगे क्या। जब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का पावर ही चला जाए, आपसे मैं आपका इनकम छीन लूं, क्या आप अग्री होइएगा एक समय के बाद। अभी तो आपसे पैसे छीन लिए जाए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू है ही नहीं, इनकम आप जनरेट कर ही नहीं रहे हो। लेकिन जब आप इनकम जनरेट करने लग जाइएगा, उस समय आपसे मैं कहूं कि आपका रेवेन्यू मैं छीन ले रहा हूं, आपके रेवेन्यू का पावर, आपके रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मैं छीन रहा हूं, आप अग्री हो जाइएगा, हाँ या ना। ऑब्वियसली नो, क्योंकि पैसा कमाना ही तो सब निकला है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को आपत्ति हो गई। 2014 में, इन द ईयर 2014, बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी की सरकार ने क्या किया, डुअल जीएसटी पर बात करना शुरू किया। किस जीएसटी पर बात करना शुरू किया, डुअल जीएसटी पर। और डुअल जीएसटी में क्या हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन का जो पावर होगा वो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में बंट जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम जीएसटी 18% चार्ज करते हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात होती है, तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% डिवाइड हो जाता है ना, इक्वली डिवाइड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। Am I right or wrong? तब जाकर, तब भी अश्योर्ड नहीं हुए थे, तब भी बहुत सारे स्टेट को लगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर जीएसटी के आने से हमारा रेवेन्यू कम हो गया तो इन सभी बातों पर भी विस्तार से भी चर्चा करना है। पहले पॉइंट्स को देखिए, पहला पॉइंट क्लियर हो पाया। इट हैज नाउ बीन अ डिकेड सिंस द आइडिया ऑफ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी was mooted by Calca Task Force in 2004. The task force strongly recommended fully integrated GST on national level. Clear है? तो उन्होंने नेशनल जीएसटी रिकमेंड किया था। नेशनल जीएसटी किसने रिकमेंड किया था, क्वेश्चन आ सकता है, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में। Who recommended national GST? Calca Task Force. When it has been built, कब बनाया गया, 2004। क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़े तो देखिए, अब ग्लोबली कितने तरह के जीएसटी होते हैं, 3 तरह के। स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास मेनली 2 पावर। कौन कौन से 2 पावर, रेवेन्यू कलेक्शन और पुलिस पावर। क्लियर है? और अगर नेशनल जीएसटी आ जाती तो उसके पास केवल कौन सी पावर बच जाती, पुलिस पावर। इसके अलावा बाकी सारा का सारा चीज चला जाता है, इनकम ही उनके हाथ से चला जाता। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी चीज चेंज करना पड़ता, जैसे बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे बदलाव करते हैं कि नहीं अपने स्टेट में। हाँ, कुछ भी, मतलब कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं और उसके लिए पैसे लगते हैं। अब मान लो कि फिजिकल पावर चला जाता ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करना चाहती तो क्या स्टेट गवर्नमेंट कर पाती? नहीं, वो जाती सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगती, अगर वो फंड मिलता तो काम हो पाता, अदरवाइज काम पेंडिंग में रह जाता। यस और नो?
तो ये चीज था। जैसे अभी कोविड में बहुत सारा फंड जो है किसके द्वारा दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। अकॉर्डिंगली वैसे ही सभी चीज में फंड प्रोवाइड किया जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती, स्टेट गवर्नमेंट बाद में काम करती। क्या डेवलपमेंट रेट रुकता नहीं? डेवलपमेंट रेट कम नहीं होता? होता कि नहीं होता? ऑब्वियसली होता, क्योंकि इंडिया जो है वो स्टेट्स का ही तो कंट्री है। 28 स्टेट्स है ना हमारे कंट्री में। कितने स्टेट्स? 29, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग 28 हो गया है। 29 था, 28 ना हो गया है। चलिए आगे देखिए। सब्सिक्वेंटली जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। देखिए मैंने कहा, क्या कहा कि जीएसटी जो है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होंगे, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। सबसे पहले जीएसटी लाया कहां गया, कौन से कंट्री में? फ्रांस में। फ्रांस में लाया गया। और इंडिया में लाने से पहले हमारे इंडिया में लाने से इंप्लीमेंट करने से पहले कितने कंट्री में जीएसटी चल रहा था ऑलरेडी? 160, अप्रोक्सीमेटली 160 कंट्री उसे पहले ही इंप्लीमेंट कर चुकी थी। 160 कंट्री पहले ही इंप्लीमेंट कर चुकी थी जीएसटी को। और हमारा जो है सबसे पहले आया कहां? फ्रांस में। याद रखिएगा कहां आया? फ्रांस में। फ्रांस में आने से पहले कितनी कंट्रीज में जीएसटी थी? 160 कंट्रीज, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 160 कंट्रीज में पहले से जीएसटी चल रही थी। तो सर एक बात बताइए, इंडिया में जीएसटी लाने की हड़बड़ी थी क्या? क्या हमारे कंट्री में टैक्स का कोई सिस्टम नहीं था? ऑब्वियसली था, और बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा था। हम लोग यूज्ड टू हो गए थे उस मतलब टैक्सेशन सिस्टम से, हाँ या ना? तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी सर? हमारे कंट्री में जीएसटी लाने के लिए इतना उतावलापन क्यों था? देखिए आप लोग कहां रहते हो? सोसाइटी में, हाँ या ना? आप लोग सोसाइटी में रहते हो, और हमारा कंट्री भी वर्ल्ड रूपी सोसाइटी में ही तो है। वी आर द मेंबर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड एक सोसाइटी है, सारे कंट्रीज का एक सोसाइटी है, तो हम लोग वहीं पर तो ये सरवाइव कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग अपने आप को चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सोसाइटी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। आप सोसाइटी में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आप याद कीजिए ना, जब 90s का मूवी आप देखते हैं तो 90s के मूवी में आप क्या देखते हो? ऑलमोस्ट जितनी लड़कियां रहती हैं साड़ी या सूट सलवार पहन के रहती हैं। लड़के पहले या फिर उससे भी पहले चले जाइए आप, कुर्ता पैजामा। क्या अब और पहले के टाइम में चेंजेस नहीं देखने मिलता आपको? क्या चेंजेस दिखने मिलता है? तो आजकल लड़कियां भी टी शर्ट पहनना शुरू कर दी, चेंज आ रहा है। लड़कों के बाल को आप देखिए, आहा, देख के मजा आ जाता है। पहले के बाल एकदम सीधे, तेल लगा के चंपू करके लोग रखते थे। आज चेंज आया है भाई, बाल कटवाने के तरीके में चेंज आ गया। अब अगर मान लेते हैं कि अभी के टाइम में हम लोग पहले के जैसा आउटलुक लेके आ जाए, तो पहले के जैसा आउटलुक, एकदम पुराने जमाने के आउटलुक में आ जाइए क्लास, तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हो? एक दिन आके देखो क्या होगा। सब आप पर हंसेंगे, सब आपको आउटडेटेड कहेंगे, हाँ या ना? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या आप मेरे बात से एग्री हो रहे हो? समझ में आ पा रहा है? पहले के जैसा अगर आप अभी बिहेव कीजिएगा तो आपको लोग आउटडेटेड कहेंगे। इंडिया भी तो वर्ल्ड रूपी सोसाइटी में है। अब अगर मान लेते हैं कि पहले के जैसा ही अगर वो बिहेव करे, टैक्सेशन को पहले जैसा ही फॉलो करे, तो वर्ल्ड इकोनॉमी तो आप हमारे ऊपर कहेगी ना कि ये देखो कैसा कंट्री है। पाकिस्तान के बारे में आज हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी इकोनॉमी बहुत
दयनीय स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर पाए क्या टाइम टू टाइम। अगर कर पाते तो उनका भी कंडीशन क्या होता, बेटर होता। दूसरा कारण है कि उनके ऊपर लोन का बहुत प्रेशर है कि नहीं, वो उन्होंने बहुत सारे जगह से लोन लिया, तो ये अलग एस्पेक्ट है। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में जीएसटी क्यों आया समझ में आ पाया, क्योंकि हमें वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना था, कदम से कदम मिलाकर चलना था। ठीक है, अब कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोगों को अपने अंदर क्या करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, हाँ या ना। तो चेंजेस लाने होंगे, तो जब आप देख पा रहे हो कि फ्रांस में सबसे पहले आया इन द ईयर 1954 में आ गया। सोचिए हमारे कंट्री में आया कब, 2017, और फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी आ गया था इन द ईयर 1954 में। अब देखो कितना पीछे हैं हम लोग जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में कितने पीछे हैं, बहुत पीछे हो गए कि नहीं, हो गया ना। उसके पहले हमारे कंट्री में आने से पहले 160 कंट्रीज ऑलरेडी इसे अडेप्ट कर चुकी थी। 160 कंट्री ऑलरेडी जीएसटी को इंप्लीमेंट कर चुकी थी, और मतलब हमारे कंट्री में आने से पहले जब 160 कंट्रीज में चल रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया इकोनॉमी को, कि उसके इकोनॉमी में जीएसटी के आने से क्या बदलाव आए, पॉजिटिव चेंजेस आए या नेगेटिव चेंजेस आए। तो जब वहां पर जीएसटी आया तो देखा गया कि इकोनॉमी में ग्रोथ आना शुरू हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो गया तो हम लोग भी क्या करेंगे, देखकर, दूसरों को देखकर सीख जाएंगे, अरे ऐसा करने से फायदा होता है, एक काम करते हैं ना, हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, हाँ या ना। और हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो हमारे इकोनॉमी में शुरुआत में तो कमी आई, लेकिन फिर धीरे धीरे इकोनॉमी रेट क्या होने लग गया, सुधरने लग गया। अभी बहुत सारी बातें और भी सुनेंगे। क्लियर हुआ? यहां से भी क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड के, समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन their own socio-economic formation have introduced national level GST levied by central और dual GST। ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वो दो तरह के जीएसटी को अडॉप्ट कर रही है, एक तो नेशनल जीएसटी, नेशनल लेवल जीएसटी, और दूसरा डुअल जीएसटी। ज्यादातर कंट्रीज कौन से जीएसटी को फॉलो करती है, नेशनल लेवल जीएसटी को। कहीं कहीं डुअल जीएसटी भी है, जिसमें से एक हमारा कंट्री भी है। अब क्वेश्चन आएगा सर, अभी देखिए वहां पर लिखा गया ना, लेविड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल जीएसटी, और बोथ द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, डुअल जीएसटी। क्लियर, समझ में आ पा रहे हैं? तो डुअल जीएसटी जब आया तो कौन कौन कंट्री लाई, सबसे पहला तो हमारा इंडिया है। इंडिया के अलावा कौन कौन सा, इंडिया के अलावा देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कनाडा एंड ब्राजील। याद रखिएगा, हम लोगों ने डुअल जीएसटी लाया, इंप्लीमेंट किया। हमारे पहले कौन कर रहे थे, कनाडा एंड ब्राजील। नहीं, हम लोग उसके बाद लाए। वी आर फॉलोइंग डुअल जीएसटी, और डुअल जीएसटी किसको फॉलो करके ला रहे हैं, कनाडा एंड ब्राजील में पहले से चल रहा था, हम लोगों ने उसे यहां पर इंप्लीमेंट किया डुअल जीएसटी, जिसमें जो कलेक्शन और लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और नहीं, याद रखिएगा, और नहीं है यहां पर, एंड है। क्लियर हो पाया? Is it clear what is the difference between central national GST and dual GST? Clear? आगे बढ़ते हैं।
पावर टू टैक्स जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एक चीज बताओ, एक चीज आप बताइए, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, शुरू के क्लास से ही कह रहा हूं कि कोई भी एक्ट अगर हमारे कंट्री में पास करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी लॉ बनाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो अगर अप्रूव हो गया तो हमारे कंट्री में पास हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ पा रहा है? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आ गया तो हमारे कंट्री में पास हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट में एक्ट वो पास होना बहुत जरूरी। सुप्रीम पावर तो वही है, अगर उसमें नहीं हुआ तो कोई भी कितना भी चाहे एक्ट पास हो सकता है क्या? और जब भी एक्ट बनता है तो मैंने क्या कहा कि वो एक्ट लिखा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं, हम एग्जांपल दिए थे, आप कहीं जाते हो, कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं कि इफ यू आर ज्वाइनिंग आवर कंपनी तो आपको ये पर्टिकुलर रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और रूल नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, आपको रिटर्न मिलता है। अकॉर्डिंगली जब इंडिया में एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक्ट बना, तो वो एक्ट कहीं ना कहीं तो लिखा जाता होगा ना, आर्टिकल्स के रूप में लिखे जाते हैं। मैंने ये चीज कहा था, और ये बात कहां लिखा है देखिए, आपको मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। 265 आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देख लीजिए यहां पर आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई रूल पास करना है, कोई एक्ट बनाना है, तो आपको पावर होना चाहिए। यहां पर क्या बोला गया कि आर्टिकल 265 में यह कहा गया कि आपको अगर पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया गया कि यू आर अप्रूव्ड, आपको पावर है, आप क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, तभी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी पावर दिया जाता है तभी आप उस पावर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ पा रहा है एवरीवन? और ये पावर टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड भी वहां पर पावर दिया गया होगा, 265 में कहा गया, आर्टिकल 265 में। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर कौन कौन सकता है? टैक्स कौन कौन कलेक्ट कर सकता है? तो आपको पता है कौन कौन कलेक्ट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज कहां लिखा हुआ है? ये भी लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं लिखा हुआ होना चाहिए? अगर लिख दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं, तब मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं लिखा जाएगा। यहां लिखा गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। ये चीज कहां लिखा गया? ये क्वेश्चन आएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर कितने में? यस, 265 में नहीं, ये लिखा गया 265 में, तो ये लिखा गया कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, कि अगर पावर है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 245, जो ये क्लियर करता है, आर्टिकल 245 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का। क्लियर? 245 आर्टिकल 265 में ये लिखा गया कि अगर आपके पास पावर है तो आप कर सकते हैं वो चीज, वो टैक्स कलेक्शन का काम आप कर सकते हो। और क्वेश्चन आता है कि कौन कौन कर सकता है सर? तो आर्टिकल 245 जो है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? अब इसके बाद देखिए, ये चीज आ गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, कौन कौन, अब यहां पर क्वेश्चन ये आया ना, ये पॉइंट आया कि कौन कौन कर सकता है, सीजी एंड। अगर मैं कह दूं
कि आप भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और आप भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। मैंने दोनों को कह दिया टैक्स कलेक्शन का पावर आप दोनों के पास। लड़ाई हो जाएगा भाई, लड़ाई ये हो जाएगा कि कौन सा टैक्स मैं कलेक्ट करूं और कौन सा टैक्स आप कलेक्ट कीजिएगा। यहां लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी। आप लड़ोगे? अगर मान लेते हैं कि बॉयज सेक्शन को मैंने कह दिया कि आप भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, गर्ल्स को भी मैंने कह दिया आप भी कर सकते हो, लीजिए। अब वहां पर जब कलेक्शन का टाइम आएगा तो गर्ल्स कहेंगी कि नहीं 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 ये टैक्स मैं रखूंगी, और बॉयज कहेंगे ऐसे कैसे, मैं तुम्हें क्यों दे दूं, मैं भी तो रख सकता हूं। हाँ या ना? लड़ाई का मुद्दा बन गया कि नहीं? लड़ाई का पॉइंट आ गया कि नहीं? झगड़ा का पॉइंट आ गया कि नहीं? आप लोगों को तो झगड़ने का बहाना चाहिए और तुरंत झगड़ जाते हो। यस सर भी बोल रहे, वेरी गुड। इस झगड़े को शांत कौन से आर्टिकल ने किया? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में लिखा गया अथॉरिटी ऑफ लॉ हैज बीन गिवन टू बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। 245 पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द होल ऑफ। अच्छा, सॉरी, एक चीज यहां देखिए, यहां पर बोला गया 245 बनाने का एक्ट, यहां पर ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। देखिए थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा एक पॉइंट समझिएगा, यहां पर बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल पास करवा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल पास करवा सकती है। नरेंद्र मोदी जी भी रूल पास करवा सकते हैं, एक्ट पास करवा सकते हैं, और हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये भी रूल पास करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। यहां पर बोला गया रूल बना हुआ है अगर तो आप कलेक्ट कर सकते हो। रूल बना कौन सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। पार्लियामेंट में भी रूल पास किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी रूल पास किया जा सकता है, दोनों बना सकते हैं। तो फिर आएगा कि कलेक्शन कौन करेगा, तो जाके 246 आया जिसमें यह कहा गया कि टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है दोनों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ फिर से समझिए, स्टार्टिंग से समझिए। आर्टिकल 265 कहता है कि अगर आपके पास पावर है, इफ यू आर ऑथराइज्ड, तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब पावर देगा कौन, बनाएगा कौन, पास कौन करेगा? तो यहां पर आया नेक्स्ट 245, आर्टिकल 245, जिसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल पास करवा सकती है, पार्लियामेंट में भी रूल पास हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी रूल पास किया जा सकता है, रूल बनाया जा सकता है। मतलब हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी रूल पास करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर ये पास हो गया तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो ऑब्वियसली वो कलेक्ट कर सकता है। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। देखिए प्रॉब्लम वहां और क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया? कलेक्ट कौन करेगा? तब जाके 246 बना। 246 में ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकता है। वहां पर पर्टिकुलर क्लॉज हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन में सब टाइटल्स हैं, आर्टिकल्स के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें और भी बातें लिखी गई। अब आप समझ सकते हो लॉ कितना मुश्किल है पढ़ना, है कि नहीं? लॉ को पढ़ना कितना मुश्किल है। आर्टिकल्स याद रखने होंगे, ये आपको एक बार सुन लेने से नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, कहां पर क्या लिखा गया है ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए आर्टिकल 265 में ये कहा गया कि ठीक है आपके पास पावर है तो टैक्स कलेक्ट कीजिए। 245 में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल पास करवा सकती है, और 246 में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स
कलेक्ट किया कर सकती है। तो ये समझ में तो आना बहुत आसान है, समझ में आ गया, लेकिन कैसे याद रहेगा? तो ये बार बार पढ़ने से होगा, रिवाइज करने से होगा। क्योंकि एक बार सुन लेना, समझ जाना आसान है, उसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया समझ में तो आ गया, लेकिन याद भी तो रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप लिख सको। तो बार बार पढ़ने से आएगा। आप जब बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, लॉ हो, कॉस्ट हो, कोई भी हो, उसमें आपको पढ़ने हैं आर्टिकल्स, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं। और रूल्स अगर आप याद नहीं रखते हो, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं ऑब्टेन कर पाओगे, नहीं सिक्योर कर पाओगे। इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। और याद रखने के लिए टीचर्स का काम खत्म, टीचर्स का काम है बस समझा देना, उसको याद रखना, बार बार पढ़ना वो आप लोगों का काम है। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बार बार पढ़िए, याद रखिए। हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ अच्छा करना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ नहीं जी, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। खोइएगा क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। समझ में आ पाया? अब देखिए यहां पर क्या कहा गया था, सेवेंथ शेड्यूल याद कीजिए। लास्ट क्लास में मैंने कहा था सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में क्या कहा गया, 3 लिस्ट है। सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल 246 में क्या कहा गया, कितने लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं। कौन कौन से लिस्ट? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट। लिस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लिस्ट जो है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन कौन से टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। और कॉन्करेंट में ये अलग अलग बताया गया है कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? यहां तक है। इसके बाद आया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और था और या, तब जाके बनाया गया। ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं जिसमें यह मेंशन हो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट दोनों गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर कोई भी टैक्स को कलेक्ट कर सके। तब जाके अमेंडमेंट किया गया और ये लिखा गया आर्टिकल 246A, जिसमें ये कहा गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा, जिसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, और दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो टैक्स। अब क्लियर हो पाया? 246 इनडायरेक्ट टैक्स लिस्ट याद होगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, शेड्यूल 7। 246A जीएसटी, क्लियर है? किसके बारे में बात की जाएगी? 246A की बात मतलब बोलो भाई, जीएसटी। और अगर हम 246 की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स शेड्यूल 7 याद कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब इसमें भी देखो बहुत सारा है। आर्टिकल 246A, यहां पर ये अमेंडमेंट आया 246A, जिसमें जीएसटी की बात की गई। अभी मैं कौन सा टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहां पर कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? देखो, देखिए सब अपने अपने सामने। 246 से क्लियर हो पाया? 246 मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लेकिन अगर 246A की बात की जाए तो स्पेसिफिकली जीएसटी। क्लियर? अब आपने एक वर्ड सुना होगा, अमेंडमेंट। बताओ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हो गया? 26 जनवरी 1949 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था।
इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब आप 1 मिनट सोचिए, जरा सा बुक से बाहर निकलकर सोचिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? रूल्स को अगर आप लोग समझ नहीं पाते हो, किसी भी चीज को समझ नहीं पाते हो, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ पाता है, तो उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? या अगर मैंने कोई रूल बनाया क्लासेस के लिए और उस रूल को फॉलो कर पाना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? रूल को चेंज करेंगे। हाँ या ना? तो जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना आया हमारे कंट्री में 26 जनवरी 1950, तो इसमें क्या कहा गया? बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। क्या इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया, या किसी चीज में बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं यहाँ पर सुधार की जरूरत है, तो वहां पर तो सुधार करना पड़ता है ना। और वो सुधार क्या कहलाता है? अमेंडमेंट्स। हाँ या ना? आपको पता है एक चीज, जीएसटी से रिलेटेड जो संशोधन किया गया, आर्टिकल 246A लाया गया, ये अमेंडमेंट कौन से नंबर का था? 101वां अमेंडमेंट। अब बताइए, हम लोग इंडिया में 101, 251, 151, इन सभी नंबर्स को बहुत शुभ समझते हैं कि नहीं? यहां पर जीएसटी से रिलेटेड जब अमेंडमेंट आया तो ये 101st अमेंडमेंट था। 100 अमेंडमेंट पहले हो चुका है। जीएसटी से रिलेटेड जब अमेंडमेंट किया गया तो इसका नंबर कौन सा था? 101st, 101वां अमेंडमेंट था। ये अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 2016 में। और इंप्लीमेंट कब से किया गया? इंप्लीमेंट कब से किया गया जीएसटी का? 1 जुलाई 2017। ये आ गया, इफेक्ट में आ गया 1 जुलाई 2017 में। क्लियर हो पा रहा है? इफेक्ट में कब आया? 2017, 1 जुलाई। और ये एक्ट पास कब हो गया था? ये बिल बंद कब गया था? 2016 में। क्लियर? अब देखिए यहां पर लिखा गया आर्टिकल 246A has been inserted in the constitution which is as follows। अब देखिए यहां पर बहुत सारे क्लॉज बनाए गए। मैंने कहा कि सब सेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे क्लॉज, 2 क्लॉज बनाए गए 246A के। मैं मिटा दूं इतने को पहले, आर्टिकल्स बहुत सारे देख के आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ऑब्वियसली। मैं आप लोगों के मन के क्वेश्चन को बोलूं, आखिर कहना क्या चाहते हो? राइट और रॉन्ग? इतने सारे आर्टिकल से आखिर कहना क्या चाहते हो? अल्टीमेटली मुझे पहुंचना कहां है? जीएसटी पर। लेकिन ओरिजिन्स तो जानेंगे ना, ये आया कहां से? ह्यूमन नाम का जो क्रिएचर है ये आया कहां से? तो बंदर से आया था। हमारा ओरिजिन क्या है? ह्यूमन कहां से बना? पूंछ हट गया हमारा, बाल कम हो गए, लंगूर का भेष छोड़ के हम लोग किस में आ गए? इंसान के रूप में आ गए। चलिए वापस आए पॉइंट पर। मैंने क्या कहा? आर्टिकल 246A आया अमेंडमेंट 101st में। 246A जो किससे रिलेटेड अमेंडमेंट था? गर्ल्स आजकल बोल नहीं रही, या तो खाना नहीं खाई है, या सुस्त हो गई है, नींद आ रहा है सबको। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, फास्ट स्टैंड अप। इस साइड की गर्ल्स रहने दीजिए, बॉयज फास्ट स्टैंड अप। मैं देखता हूं कितना आप लोग एक्टिव हो। रेडी? स्टैंड अप। इतना ही एक्टिव, समझ में आ गया? 246A में 2 क्लॉज है।
क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज 2। आर्टिकल 246 ए क्लॉज 1 में क्या कहा गया देखिए आप। आर्टिकल 246 ए क्लॉज 1 में कहा गया, पार्लियामेंट and the legislature of every state have power to make law with respect to goods and service tax imposed by the union or by the union or state government। मतलब या तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों के द्वारा, यूनियन के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी टैक्स कलेक्ट किया जाए, टैक्स से रिलेटेड बात की जाएगी। और दूसरा यहां पर क्लॉज नंबर 2 जो कहा गया, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स with where the supply of goods and services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। देखिए आया 246A1, इसमें जो लॉ बनेगा, इसमें जो आर्टिकल्स होंगे, इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस पास किया जाएगा, वो कौन से कंसर्न का होगा, कौन से बात के लिए किया जाएगा, ये इंटरस्टेट इंट्रास्टेट की बात की जाएगी। इंट्रास्टेट क्या होता है आप बता सकते हो? क्या होता है? डोमेस्टिक करते हैं विदिन द स्टेट। अगर हम विदिन द स्टेट की बात करें तो इंट्रास्टेट कंसर्न होता है, और अगर हम दो या दो से अधिक स्टेट्स की बात करें, अगर हम ट्रेड करें दो अलग अलग स्टेट के बीच, तो वो कौन सा कंसर्न होगा? इंटरस्टेट। रूल्स को दोनों के लिए बनाने थे। अगर मैं पटना में अपना फैक्ट्री स्टेबल कर रहा हूं और यहां से प्रोडक्ट मैं कहां भेजूं? भागलपुर। चलिए भागलपुर भेज दिए, और केवल भागलपुर तो भेजेंगे नहीं, चलो मैंने कटिहार भी भेज दिया, चंपारण भी भेज दिया। चंपारण तो वैसे यहाँ के बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होगा ना, मीट हाउस के मटन के लिए। हाँ भाई, चंपारण और भी बहुत सारे चीज के लिए फेमस है। अरे गांधी जी का नाम आता है तो चंपारण का यहाँ पर सबसे पहला एक्ट। छोड़िए, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है भाई, ऐसे ही बोरिंग हो रहा है। चलिए आगे आए हम लोग। यहाँ पर आते हैं, इंट्रा स्टेट की बात करें, अगर विद इन द स्टेट की बात करें तो रूल्स को बनाना बहुत जरूरी है। वो क्लॉज नंबर 1 पे बनाया गया, आर्टिकल 246A क्लॉज नंबर 1, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को यहां पर टैक्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर? नहीं क्लियर? एक चीज समझो, याद होगा जब मैंने आपको इंट्रा स्टेट समझाया था, विद इन द स्टेट की बात की थी, तो यहां पर हमने दो टैक्सेस के बारे में बोला था, एक तो सीजीएसटी एंड दूसरा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ या ना, याद है आप लोगों को? जब इंट्रा स्टेट की बात की जाए तो वहां पर दो टैक्स डिवाइड हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अमाउंट जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी अमाउंट टैक्स का जाता है। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कौन से आर्टिकल में बनाए गए? आर्टिकल 246 क्लॉज नंबर 1, आर्टिकल 246A क्लॉज नंबर 1। क्लियर? समझ में आया? अब दूसरा है, सर अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, तब लिख लिख के बात करना बंद कीजिए। ये लोग लिख लिख के बात कर रहे हैं।
मैं पढ़ लेता हूँ ये सब, यहीं से पढ़ लेता हूँ। नहीं वो नहीं पढ़े कि क्या लिखा हो, बस लिखा गया आर्टिकल्स आए हैं यहाँ पर। पावर बनाने का ये लॉ बनाने का पावर है 265। क्या कौन कौन बनाएगा वो एग्जैक्टली इतना डीप में मत जाइए, बस भावनाओं को समझिए। आगे आए 246A1 में इंटर हो गया 246A2। इसमें क्या कहा गया? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट कहने का मतलब अगर मैं यहां पर पटना में क्या कर रहा हूं, फैक्ट्री स्टेबल कर रहा हूं और अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहा हूं झारखंड यानी रांची में भेज रहा हूं। चलो मैंने कहा भेजा रांची, झारखंड में, झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। मैंने रांची भेज दिया सामान को, यहां भी तो टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, हाँ या ना? तो यहां पर कौन सा टैक्स किसको जाएगा, इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए वो क्लॉज नंबर 2 में था। 246A क्लॉज 2 में बात की गई। देखिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में, सभी क्वेश्चंस को क्लियर करना मेरा काम है। वो धीरे धीरे कहानी सुनते जाइए, क्लियर होता जाएगा। एक क्वेश्चन आया था सर, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ये दोनों ही क्वेश्चन अब समझिएगा, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में अंतर है। इंटरस्टेट की बात करें तो यहां पर कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी नहीं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इंट्रास्टेट की बात करें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग। तो किसी बच्चे ने कहा था कि सर दोनों को हम कह सकते हैं कि जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी इज इक्वल्स टू आईजीएसटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? और ये आपने कहा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चंस गलत नहीं है, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे और पढ़ते जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर आप बताइए कि अगर मैं दूसरे स्टेट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है मतलब जीएसटी लगेगा, दूसरे स्टेट में हम ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा जीएसटी लगेगा? और मान लेते हैं कि मैं पटना से रांची भेज तो दिया सामान, अब रांची में जो कलेक्ट किया वो रांची में ही बेच रहा है, तब कौन सा टैक्स लगेगा? देखिए जीएसटी जो है ना वो कौन से नेचर का टैक्स है? ये किस पर होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर। नहीं समझ में आया? अगर मैं ये सप्लाई कर रहा हूं, मैं कहां सप्लाई कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसे दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं, तो कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा? मैं टैक्स पूछ रहा हूं, टैक्स आईजीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा क्योंकि मैंने यहां पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा क्योंकि मैंने दूसरे स्टेट में गुड्स को ट्रांसफर किया है, ट्रेड किया है। क्लियर? अगर विद इन द स्टेट की बात की जाएगी, अगर हम अपने ही स्टेट में उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तब कौन सा टैक्स चार्ज होगा? बताइए। अगर मैं विद इन द स्टेट पटना में हूं और भागलपुर में बेच रहा हूं इस सामान को, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? गुड। आगे बढ़े हम लोग। क्लॉज समझ में आ गया, आर्टिकल समझ में आ गए। कितनों को नहीं समझ में आया ईमानदारी से बताओ, मैं फेस रीड कर सकता हूं, मैं बता दूंगा कि आपको समझ में नहीं आया। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड है ना, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम था। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा कि नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने वाला था जो कि रिकमेंड किया जा रहा था कैलका टास्क फोर्स में, जो इंटीग्रेटेड नेशनल लेवल को सेंट्रल लेवल को चला जाता। समझ में आ रहा था? तो इंटीग्रेटेड जो था ये चीज, इंटीग्रेटेड टैक्स को कलेक्शन का जो पावर था
उससे तो प्रॉब्लम हो गया स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर यही चीज क्लियर होगी। इंटीग्रेटेड का मतलब कलेक्टिवली सारा चीज कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, मुंह देखता रहे, हाथ फैलाता रहे कि भाई हमको ये काम करना, पैसा दे दो, है कि नहीं? समझ में आ पाया? आपका असली डेवलपमेंट कब होता है, जब आप खुद कमाने लग जाते हो। पापा के और मम्मी के पैसे से आप डेवलपमेंट का काम करते हो क्या? नहीं, आप केवल शौक पूरा करते हो। उनके पैसे से आप क्या करते हैं, शौक पूरा करते हैं। जरूरतें पूरी करनी हो। समझ में आया? नहीं समझ पाए होंगे। कितने लोग समझ पाए कि पापा के पैसे से ही शौक पूरे होते हैं, अपने पैसे से तो जरूरतें, क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उसे कमाते हैं तो अपने शौक को क्या करने लगे, अपने हॉबीज को क्या करने लग जाते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, रहने देते हैं ना, सैक्रिफाइस। क्लियर है? इसीलिए लोग कमाना जल्दी शुरू करते हैं। अगर नहीं कुछ करते ना, गांव में लोगों को कहा जाता था कुछ नहीं करेगा भेज दो बाहर कमाने के, है कि नहीं? पढ़ाई नहीं करना है तो बाहर भेज दो, कमाएगा तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, पैसों का महत्व तो समझ आना शुरू हो जाएगा। ऐसा सुने हो आप लोग? सुने हो? जो गांव से होंगे उन्होंने ऐसा सुना होगा, जो शहर में रहे वो तो भाई अभी मस्ती है। अब और ध्यान से देखते हैं, चलिए आगे बढ़े। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब कौन बताएगा? कमेंस करना मतलब राम कमेंस्ड बिजनेस, स्टार्ट करना। तो जीएसटी जब आया, कब आया हमारे कंट्री में, इंप्लीमेंट कब हुआ? 2017। कब? 1 जुलाई 2017। आसान है याद रखना, ये चीज तो याद रख ही सकते हैं। हाँ जुलाई, अच्छा चलिए जुलाई में याद रह जाएगा। 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट किया गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2017 में जो 370 था, धारा 370 सेक्शन, वो चल रहा था या खत्म हो चुका? चल रहा था। वो तो हाल फिलहाल में खत्म हुआ है कि नहीं? तो अब एक बात बताइए, जब जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग सेक्शन चलता था, वहां यहाँ नॉर्मल सेक्शंस वहां फॉलो किए जाते थे क्या? नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस, वहां का अलग ही रूल रेगुलेशन था। बट देन आफ्टर जीएसटी जब इंप्लीमेंट किया गया ना, 4 से 5 दिन 6 दिन होते होते, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर वहां भी जीएसटी एक्ट पास हो गया। ठीक है, लाया गया पूरे नेशन में एक साथ। जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा वहां पर बैरियर था, क्योंकि वहां पर अलग ही सेक्शंस चलते थे, वहां पर रूल रेगुलेशन अलग ही होता था। तो उसमें वहां पर लाने के लिए 6-7 दिन लगा। 6-7 दिन के अंदर अंदर वहां भी जीएसटी एक्ट पास हो गया। यहां देखिए आप लोग, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, एक साथ। जैसा आप लोग जानते हो, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016 में। 2014 में नहीं हुआ था। 2014 में तो मोदी जी का सरकार बना ही था और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, याद है आप? रात के 8 बजे उन्होंने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने कह दिया, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट रद्द किए जाते हैं। ये केवल बैंक, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स नहीं। इतना तो याद है मुझे, अब एग्जैक्ट पूरा लाइन कैसे याद करें, स्पीच का था।
ठीक है, यहां पर एक्सेप्टेड होंगे, यहां पर जाकर आप अपने 500 और 1000 के नोट को चेंज कर सकते हो। अब चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते थे, जैसे अगर मेरे पास 2000 के नोट, 2000 नहीं, 1,000 के नोट, तो वहां जाकर मैं चेंज कर सकता था। नहीं, एक्सचेंज किया करने का फैसिलिटी था, एक्सचेंज करने का फैसिलिटी था, एक्सेप्टेबल था। वो भी एक डेडलाइन दिया गया था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक ही एक्सेप्टेड है, इसके बाद वो नोट क्या हो जाएगा, कागज का टुकड़ा। क्लियर? ये रूल एक साथ पूरे नेशन में इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया? किया गया। अगर आप बताइए इसको पार्शियल रूप से इंप्लीमेंट किया जाता, मान लेते हैं पहले बिहार में होगा, फिर यूपी में होगा, फिर राजस्थान में होगा, फिर अदर स्टेट्स में होंगे, तो क्या ये कभी सक्सेसफुल होता? क्यों? क्योंकि मेरा एक कुलीग है या मेरा एक दोस्त है, मैं सारा का सारा 500 और 1000 का नोट कहां ट्रांसफर कर दूंगा? दूसरे स्टेट। हाँ या ना? और लोग ऐसा किए भी, जो बहुत सारे व्यापारी थे उन्होंने ये किया भी, अपने एम्प्लॉइज को देने लगे, भाई लो अपने अकाउंट में जमा कर देना इतना पैसा। हाँ या ना? ऐसा हुआ था कि नहीं? याद है कि नहीं आप लोगों को? हुआ था। तो ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, एक साथ इसीलिए इंप्लीमेंट किया गया था पूरे नेशन में। जीएसटी को भी एक साथ पूरे नेशन में इंप्लीमेंट कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो वहां भी एक सप्ताह के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? अब आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट देखें। It has come into force on 1st July 2017. However, different dates have been appointed and applicability of different provisions of GST. देखो क्या हुआ यहां पर, चूंकि बहुत सारे प्रोविजंस थे, जीएसटी लाया गया बहुत लंबा चौड़ा। अभी मैंने कहा कि 2004 से डिस्कशन चल रहा था और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? 2000। यानी कि बहुत सारे मुद्दे होंगे इसमें जो डिस्कस करने के लायक होंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा, है बहुत सिंपल, लेकिन समझना कॉम्प्लिकेटेड होगा। आज भी समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। हाँ या ना? नहीं समझा रहे हैं तो समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं डीटी से थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा थियोरेटिकल समझने में। डीटी ज्यादा टफ है? सही है, चलिए। तो आते हैं यहां पर 2017, काफी लंबा चर्चा चला, कॉम्प्लिकेशंस थे यहां पर। तो इसके बहुत सारे प्रोविजंस को कॉम्प्लिकेशंस थे। क्यों? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे प्रोविजंस थे जिसको आज भी पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा सका। आज तक भी सारे प्रोविजंस को जैसा जीएसटी आया था, आपको क्या लगता है जैसा रूल जीएसटी बन के आज, जैसा एक्ट आया था, क्या वैसा का वैसा हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो सर ये नया नया है हमारे लिए, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर सारा का सारा रूल एक साथ ही बता दीजिएगा तब तो समझने में टाइम नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। छोड़िए, नहीं करना है। उसके बोझ के तले क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। तो इसलिए वो चीज क्या किया जाता है, थोड़ा आप में से जिम कितने लोग जाते हो जिम? टाइम ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आई थिंक कोई ना कोई तो जिम जाते हो। पहले गए थे? अच्छा, आप जब पहली बार गए थे विश्वास नहीं करने लायक है, फिर भी माना, अज्यूम करते हैं क्या, चलो गए थे। मैं आपको बताता हूं, मैं आज तक जिम तो नहीं गया, मैं जिम गया नहीं, बट आई एम नेशनलिस्ट, आई एम एन एथलीट, तो मुझे पता है वो चीज, उसके बारे में जानकारी है।
मैं आई एम एन एथलीट, शॉर्ट पुट थ्रोइंग, ट्रिपल जंप, हाँ ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट थ्रोइंग। तो ये चीज था, हम लोग गए थे, हम लोग किए थे, वहां रनिंग था, जंपिंग का भी बहुत सारा टेक्निक होता है, तो वो टेक्निक्स। अभी देखिए क्या होता है ना, अब चूंकि मैं जब ये थ्रो करता था, नेशनल मेरा इवेंट हुआ था शॉट पुट थ्रो, तो मुझे कहा जाता था हैवी वेट उठाओ, और देखने में लगता है कि मैं हैवी वेट उठाता हूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हैवी वेट उठाओ, मैंने उस पर कभी फोकस किया ही नहीं। भाई पॉसिबल नहीं है, जितना पॉसिबल उतना ही। अब क्या बच्चे की जान लोगे, नेशनल हो गया ठीक है, और वहां बहुत हैवी लोग आए नेशनल। हाँ, तो कहा जाता है कि अगर आप जाते हो जिम, तो धीरे धीरे आपका वेट लिफ्टिंग अगर करते हो तो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। हाँ या ना? धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग में वेट बढ़ाया जाता है। अचानक से आपको बोल दिया गया 1 क्विंटल का बोझ उठाओ, 1 क्विंटल या फिर 200 केजीज के आपको वेट लिफ्टिंग के लिए भेज दिया जाए, आप कर लीजिएगा? आप 50 केजी तक भी कीजिएगा ना, अगर 50 केजी तक भी कीजिएगा, प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज करोगे ना, आपके मसल्स के फिलामेंट्स फट जाएंगे। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोग घर में बाल्टी उठाए और भरे बाल्टी को उठाए? नहीं उठ पाता है, नहीं तो आप बाल्टी उठाती, एक तो आपने छोटी सी बाल्टी उठाती हो, तो वो तो ऐसे ही रह जाता, फिर छोटा बाल्टी। बाल्टी बहुत बड़ा होता है, ये जब ऐसे लेके खड़ी होती है तो वो तो ऐसे हो जाता है। कहने आते हैं, वापस पॉइंट पर आइए। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वेट को बढ़ाया जाता है। जीएसटी का वेट भी अचानक से दे दिया जाता, सारे प्रोविजंस को एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिए जाते, तो क्या इंडिया में या हमारे कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो पाता? क्या नहीं हो पाता, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते। तो बहुत सारे प्रोविजंस तो आज तक भी नहीं हो पाए हैं इंप्लीमेंट। आज तक बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। अल्टीमेटली हमने क्या कहा? तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बात को समझिएगा, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। जिस तरीके से मैंने कहा कि जिम में आप जाते हो, धीरे धीरे वेट को बढ़ाया जाता है वेट लिफ्टिंग के लिए, अकॉर्डिंगली यहां पर जो जीएसटी है, जीएसटी को इंप्लीमेंट, बहुत सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट धीरे धीरे किया गया, एक एक करके किया गया। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया इज अ समेशन ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज। आप बताइए टेरिटरीज का मतलब क्या है? बाउंड्रीज कह सकते हैं, हाँ या ना? हम लोग कह सकते हैं टेरिटरीज का मतलब बाउंड्री, सीमा रेखा। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज हैं। इंडिया को मेनली कितने तरीके से बांटा गया है? इंडियन टेरिटरीज को कितने तरीके से बांटा गया है? 3 तरीके से। लेट मी एक्सप्लेन इट एट फर्स्ट, समझिएगा। इंडिया कैसे डिवाइडेड है? जैसे देखिए, अगर बहुत छोटे होंगे तो आप लोगों को हिंदी में कहा जाता होगा निबंध लिखो। आप क्या लिखते थे? भारत पर निबंध लिखो। क्या लिखते थे? कि भारत जो है राज्यों का देश है, हाँ या ना? भारत में अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों को मिलाकर हमने एक देश का गठन किया है, हाँ या ना? जिसका नाम क्या है? यही भारत देश है। क्लियर? अब तो हम लोग फोकस भी कर रहे हैं ना, इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं हमारा देश भारत। हम लोग भारतवासी हैं, इंडियन अब हम लोग नहीं कहते। हम लोग कहते हैं वी ऑल आर इंडियंस। अब हम लोग कह सकते हैं वी ऑल आर भारतीय।
भारतवासी हैं हम लोग। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप देखिए ना, एक एग्जांपल लीजिए, चाइना। क्या चाइना को अलग नाम से जानते हैं? इंग्लिश में अलग नाम, हिंदी में अलग। चीन, हिंदी में अगर हम चीन बोल रहे हैं तो इंग्लिश में उसे चाइना, उसी का स्पेलिंग है, आप देख लो। अब दूसरा देखिए, रसिया, रूस, और ऑलमोस्ट सेम सेम कहते हैं, है ना। ऐसे तो भारत, हिंदी में भी भारत और इंग्लिश में भी भारत, छोड़िए वो अलग एस्पेक्ट है। अभी इंडिया को 3 आधार पर बांटा गया है। समझ लीजिए, बस थोड़ा सा और समझाएंगे फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। इंडिया को कितने आधार पर बांटा गया? पहला तो इसके स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। लिखे हैं, लिखे हैं, आप देखिए। फिर अब देखिए दूसरे क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरीज। जनरली तो यूटी है ना, हम लोग पहले क्या जानते थे कि इंडिया स्टेट है, स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरीज है, हाँ या ना? मैं अभी आपको क्लियर करूं कि अकॉर्डिंग टू जीएसटी इंडियन टेरिटरीज को 3 आधार पर बांटा गया है। यूनियन टेरिटरीज को फर्दर 2 तरीके से डिवाइड किया गया, फर्दर 2 तरीके से डिवाइड किया गया यूटी को। यूनियन टेरिटरीज को फर्दर कितने तरीके से डिवाइड किया गया? 2 तरीके से। कौन कौन से? विदाउट लेजिस्लेचर और विद लेजिस्लेचर। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। जिसके पास अपना लेजिस्लेशन हो, अपना लेजिस्लेचर हो, यूटी, तो विद लेजिस्लेचर। टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज? 8 में से 5 जो है विदाउट लेजिस्लेचर है और 3 जो है वो विद लेजिस्लेचर है। विदाउट लेजिस्लेचर और विद लेजिस्लेचर, जिसके पास अपना लेजिस्लेचर हो, जैसे आप जानते हो दिल्ली। अब समझिएगा लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? जहां पर इलेक्शंस किए जाते हो, जहां इलेक्शंस होते हो, जहां अपना चीफ मिनिस्टर है, जिसके अब स्टेट के पास लेजिस्लेशन होता है कि नहीं अपना, ये अपना इलेक्शन कंडक्ट करता है। स्टेट के अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्पेसिफिकली जो मतलब राज करते हैं, पूरे स्टेट को कंट्रोल करते हैं। यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली, दिल्ली आप क्या जानते हो? दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन यहां पर आप देखते हो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है कि नहीं? कौन है चीफ मिनिस्टर दिल्ली के? आम आदमी पार्टी को कॉपी करते हैं। नाम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने वो क्या है? वो वहां के चीफ मिनिस्टर। अकॉर्डिंगली यहां पर कहा जाता है कि जिनके पास अपने लेजिस्लेशंस हो, लेजिस्लेचर जिसका अपना हो, वो विद लेजिस्लेचर, और जिसके पास अपने लेजिस्लेचर ना हो वो विदाउट लेजिस्लेचर। अब याद कीजिए, आपको मैंने कहा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर इंट्रा स्टेट की बात करें तो कौन कौन से जीएसटी, कौन कौन से? इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी और जीएसटी। अगर हम बात करेंगे इंटर स्टेट की तो आईजीएसटी। हाँ, अगर मैं कहूं कि स्टेट है ही नहीं, स्टेट तो है ही नहीं, दैट इज यूनियन टेरिटरी, तब कौन सा जीएसटी लगेगा? तब यूटी जीएसटी, स्टेट जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी मैंने बताया था, हाँ या ना?
स्टेट जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी मैंने कहा था कि नहीं कहा था? वहां पर क्लासिफिकेशन होता है, तो कहां पर लगेगा, कौन कौन से? देखिए मैंने कहा यूनियन टेरिटरीज कितने पार्ट में डिवाइडेड, 2 पार्ट में। कौन कौन से? विदाउट लेजिस्लेचर और विद लेजिस्लेचर। जिसके पास अपना लेजिस्लेशन हो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, और जिसके अपने लेजिस्लेशन ना हो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। जिसके पास अपना लेजिस्लेशन नहीं होता है, जिसका अपना लेजिस्लेचर नहीं होता है, वहां पर लगता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी लगता है। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? और जहां पर यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसका अपना लेजिस्लेशन है, उसे क्या ट्रीट किया जाता है? क्या ट्रीट किया जाता है? उसे स्टेट के रूप में ट्रीट किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना लेजिस्लेशन हो, जिसके पास अपना लेजिस्लेशन हो, उसे जीएसटी एक्ट में स्टेट के रूप में ट्रीट किया गया। क्या ट्रीट किया गया है? स्टेट के रूप में ट्रीट किया गया। उसे माना गया है कि वो यूनियन टेरिटरी नहीं, वो क्या है? स्टेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री, तो आप क्या बताइएगा? 31 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हो गए? 31 स्टेट। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, क्या बताओगे? 28 या 31? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितने? 5। क्लियर? अभी देखिए ना, मैंने उसे बनाया पूरा लिस्ट, आप अलग अलग देख सकते हो। 3 पार्ट समझ में आया? कौन कौन से 3 पार्ट? स्टेट, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव। क्लियर हो पाया? अब देखिए स्टेट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेट्स, लिस्ट ऑफ स्टेट्स देख सकते हो आप। कौन कौन से लिस्ट है? लिस्ट में नाम देख लो, नाम पढ़िए। 28 है, 28 है। आप देख लीजिए कोई स्टेट का नाम छूटा है क्या? कोई स्टेट का नाम छूटा है क्या? मैं नाम पढ़ दूं? आगे बढ़े? चलिए सेकंड लिस्ट देखिए, लिस्ट ऑफ यूटी विद लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर में कितने? 3। कौन कौन से? पहले पौंडीचेरी था, अब उसका नाम चेंज हो गया है पुडुचेरी। पुडुचेरी, पौंडीचेरी पहले था, अब क्या हो गया? पुडुचेरी। ठीक है ना? पुडुचेरी नहीं, पुडुचेरी। क्लियर? और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। 3 है, दिल्ली, पहला दिल्ली, पुडुचेरी, JNK लिख दें, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? समझ में आ गया? ये 3 क्या ट्रीट किए जाते हैं? इन तीनों को हम क्या मानते हैं? स्टेट मानते हैं। किसमें? जीएसटी एक्ट। क्यों? क्योंकि ये है यूनियन टेरिटरी लेकिन इनके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर है। क्लियर? समझ में आ पाया? आगे बढ़े। विदाउट लेजिस्लेटिव में कितने रह गए? 5। कौन कौन से 5 हैं? अब देखिए यहां पर मर्ज कर दिया गया है कुछ चीज, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर लिखा गया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, फिर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दमन एंड दीव अलग था, अब इसे मर्ज कर दिया गया तो लंबा नाम बन गया ना, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। नेक्स्ट है लक्षद्वीप और
पांचवा क्या हो गया? लद्दाख। तो आप देखिए यहां पर कितने एक्ट हो गए लेजिस्लेशन के? 35। टोटल नंबर ऑफ एक्ट कितने हो गए? जीएसटी एक्ट कितने हो गए? 35। कैसे 35 हुआ हम इसे देखते हैं। मैं मिटा दूं इसे या इसी में लिखते हैं? इसी में लिखते हैं। कितने स्टेट? 28 स्टेट। कितने यूनियन टेरिटरीज ऐसे जिसके पास अपना लेजिस्लेशन है? 3। 28 और 3 31। और कितने ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं? अरे ये तो 36 हो जाएगा। नहीं, विदाउट के पास अभी देखिए, अभी देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर कट चार्ट बना हुआ है। क्यों परेशान होना है? देखिए द सेंट्रल गुड्स एंड सीजीएसटी लगता है ना। कहां लगता है सीजीएसटी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है ना। सीजीएसटी किसको देना पड़ता है? किसको देना पड़ता है सीजीएसटी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये कितने एक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? कितने एक्ट? एक एक्ट। इसका देखिए पूरा का पूरा मोटो, जीएसटी लाने का मोटो ही था वन नेशन वन टैक्स। क्या कहा गया था जब जीएसटी आया था? तो क्या कहा गया था? वन नेशन वन टैक्स विल बी देयर। एक देश में केवल एक ही टैक्स लगेगा, 10 टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आसान होगा। एक टैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। हाँ या ना? तो यहां पर कहा गया जीएसटी वन नेशन वन टैक्स होगा। अब वन नेशन वन टैक्स यानी एक्ट भी कितने होने चाहिए थे? लेकिन क्या एक एक्ट है? आप देखिए ना, क्लियर कट लिखा हुआ है देयर आर 35 गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन कौन से? तो देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी कितने हैं? मैं मिटा दूं इसे। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सीजीएसटी होता है वो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सीजीएसटी एक्ट कितने? एक। सीजीएसटी एक्ट कितने? एक। क्लियर? अब बताओ एसजीएसटी। अभी मैंने कहा इंट्रा स्टेट की बात होगी, हाँ इंट्रा स्टेट की बात होगी तो कितने टैक्स लगेंगे? कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और सीजीएसटी तो कॉमन रहेगा पूरे नेशन के लिए, वन नेशन वन टैक्स। एसजीएसटी अभी हमने क्या देखा? हमने देखा हमने स्टेट्स वर देयर, नॉर्मल स्टेट कितने थे? 28। तो एसजीएसटी तो वहां पर लगेगा ही लगेगा। कौन कौन से एसजीएसटी तो मान लेते हैं। यहां पर देखिए ना एसजीएसटी आया ना, एसजीएसटी को ध्यान से समझिएगा। ये अलग अलग एक्ट है 28। आप देख सकते हो कितने? 28 प्लस 3 जिसका अपना लेजिस्लेशन है, उसे भी क्या कंसीडर किया गया? स्टेट। तो वहां भी कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब वहां पर आप दिल्ली में यूटीजीएसटी मत लगाने लग जाना। दिल्ली में यूटीजीएसटी नहीं लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा? क्वेश्चन आएगा आपसे। क्योंकि उसे स्टेट माना जाता है, उसके पास अपना लेजिस्लेशन पावर होता है। क्लियर? समझ में आ पा रहा है? तो एसजीएसटी कितने हो गए? 31। कितने एक्ट हो गए? 31। अब बोलिए सर 31 एक्ट क्या एक ही नाम से होगा? नहीं।
31 नेम्स होंगे। देखिए क्या क्या नाम होगा। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन जनरल हम लोग कहते हैं, SGST। लेकिन अगर वो बिहार की बात की जाए तो वो क्या होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या बिहार गुड्स एंड सर्विस, बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी जीएसटी। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड जीएसटी, है कि नहीं? क्लियर हो पा रहा है, समझ में आया? तो किस तरीके से 31 एक्ट हुए। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जीएसटी के जगह हम लोग नाम लिख देंगे स्पेसिफिकली, और इस तरीके से टोटल 31 एक्ट बन गए। कितने एक्ट बन गए? 31 एक्ट बन गए। क्लियर हो पा रहा है सबको? हो पा रहा, हाँ या ना? बस अब क्लास को कंक्लूड करना। अब थोड़ा सा एनर्जी लास्ट पार्ट में दिखा दीजिए, अंत वाला तो सब वाला। चलिए आगे बढ़े। देन आता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही एक्ट पास किया गया। देखिए है तो 5, है कितने यूनियन टेरिटरीज? 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, और पांचों के लिए कॉमन एक्ट बना है, एक एक्ट बना है यूटीजीएसटी के नाम से। कंफ्यूज नहीं? हाँ ओके। एक मिनट सुनिए, थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं। टोटल 8 थे, जिसमें से 3 को विद लेजिस्लेटिव पावर था। याद आ गया? वेरी गुड, मैं सफल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए 31 एक्ट बने। बिहार जीएसटी अलग है, यूपी जीएसटी अलग है, झारखंड जीएसटी अलग है। टोटल 31 स्टेट्स के लिए अलग अलग एक्ट पास किए गए, अलग अलग एक्ट बनाए गए। क्लियर? सेंट्रल के लिए एक एक्ट, स्टेट के लिए 31 एक्ट। बचा क्या? ऐसा यूनियन टेरिटरीज जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। ऐसा यूनियन टेरिटरीज जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, अपना लेजिस्लेशन नहीं है, उसके लिए कौन सा जीएसटी पास किया गया? कौन सा जीएसटी एक्ट बना? यूटीजीएसटी। कौन सा एक्ट बना? यूटीजीएसटी। अब बोलिएगा सर 5 यूनियन टेरिटरीज थे। कितने यूनियन टेरिटरीज थे? 5। अब वो 5 यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसके लिए क्या 5 अलग अलग एक्ट बनाए गए? आंसर नो। उसके लिए कॉमन एक्ट बनाया गया, दैट इज यूनियन टेरिटरीज एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, और वो एक है। क्लियर हो पाया? टेल मी यस और नो? यस। आगे बढ़ें। आगे आता है द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बोलिए सर ये क्या है? अभी मैंने बात किया इंट्रा स्टेट का। एक स्टेट के अंदर ही अगर गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसफर कर रहे हैं। बात अगर हम इंटर स्टेट की करें तो क्या होगा? पंजाब से हम लोग कोई भी सामान को यहां इंपोर्ट करें बिहार में, या फिर अगर मान लेते हैं हम लोग जनरली कश्मीर से सेब मंगाते हैं ना, कश्मीर से हम लोग क्या मंगाते हैं? जनरली सेब मंगाते हैं। एप्पल कश्मीरी सेब फेमस है जी, अभी भी कश्मीरी सेब फेमस है। वहां से अगर अखरोट भी अगर हम लोग मंगा रहे हैं, अरे बस करो, नहीं मत कीजिए, वो मंगवा लेंगे। क्लियर है? आगे आते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए तो वहां पर एक है, और अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो एक एक्ट बनाया गया जिसमें आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इसके लिए कितने एक्ट पढ़ने हमें? एक एक्ट पढ़ना है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा लास्ट जो है ना सर, ये थोड़ा नया लग रहा है, नाम तो नया है। अभी देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट चेंज करूं, सब्जेक्ट चेंज करते ना, आईडीटी आईडीटी आईडीटी, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, थोड़ा सा डीटी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर हमारा इनकम अधिक तो टैक्स को देना अधिक पड़ेगा, टैक्स रेट अधिक। अब टैक्स रेट सफिशिएंट नहीं है, हम लोग जो है ना, संतोष तो हमारे अंदर है नहीं। ह्यूमन के अंदर संतोष है क्या? कौन सा इंसान संतुष्ट है? कोई नहीं। गवर्नमेंट भी संतुष्ट नहीं है। अगर आप कमाने लग गए और मैंने आप टैक्स का जो स्लॉट है डिवाइड कर दिया, आप उस स्लॉट को भी पार कर गए, तो क्या होगा? मतलब टैक्स लेना छोड़ देंगे, वहां पर हम लोग सरचार्ज लगा, हाँ या हाँ? और सरचार्ज के भी अलग अलग लेवल है, तो संतोष तो है नहीं हमारे मन में। जीएसटी के कंसर्न में कैसे हो जाए ऐसा? जीएसटी के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो ऐसा कैसे हो जाए? उसमें भी है कुछ एडिशनल चार्ज, वो आप नाम देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? द गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। अब ये कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट क्या है? यहां पर लगाया जाता है कंपनसेशन सेस। क्या लगाया जाता है? कंपनसेशन सेस। देख पा रहे हो? कंपनसेशन सेस क्या है? कहानी सुना थोड़ा सा? सर इतने देर से तो वही कर रहे हैं, अब और क्या करें? कितना सुने सर कि आपको भी संतोष मिल जाए? संतोष तो आपके अंदर भी नहीं। सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। चलिए सुन लीजिए थोड़ा सा। कंपनसेशन सेस क्या है? अभी प्रॉब्लम ये आया ना कि जीएसटी क्यों नहीं आ रहा था हमारे नेशन में, इतना लंबा डिस्कशन चला जीएसटी नहीं आने का। क्यों? दो कारण था। एक तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच थोड़ा सा बातचीत चल रहा था कि नहीं भाई, अगर जीएसटी आ गया तो सारा का सारा पावर आपको मिल जाएगा, ये मनी कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, देखिए वैल्यू एडेड टैक्स जो था वो वैट था, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस प्रोवाइड किया गया, वैट है, आज भी है, आज भी है, वो अबॉलिश नहीं हुआ है, अभी भी है वो। लेकिन एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी और इस तरीके से बहुत सारे टैक्सेस थे। नंबर्स ऑफ टैक्सेस को कम करना था, तो कम करने के लिए एक एक्ट कॉमन लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ गया? ये समेशन है ऑफ ऑल द टैक्स। यहां पर बोला गया वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब क्या है? सारे टैक्सेस को जोड़ दिए गए और एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर हो पा रहा है? सारे टैक्सेस को जोड़ के एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी भी ये कहीं कहीं आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब आगे बढ़ेंगे ना तो वैट के बारे में बात करेंगे। अब मैं यूं कहूं तो हो सकता है अगले क्लास तक में मैं प्रयास करूंगा, अगर आप लोग समझने के लिए कैपेबल होइएगा तो। अभी कंपनसेशन सेस पे आते हैं जल्दी से। क्या हुआ ना कि लग्जरियस गुड्स और कुछ ऐसे गुड्स जो हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अल्कोहलिक मटेरियल्स, अल्कोहल हम लोग करते हैं ना कंज्यूम। आप में से कितने लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? कफ सिरप नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। डायरेक्ट
मैं नहीं करता भाई, नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर आपको गवर्नमेंट का इनकम बढ़ाना है तो आप जरूर कीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, वेरी गुड। नहीं नहीं, आप अपना डेवलपमेंट भी कीजिए। अगर आप वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाते हो और कंज्यूम करते हो तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो जो भी चीज जो उस चीज को यूज करता है, कंज्यूम करता है, उस पर एडिशनल चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ना, एक क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं आपको डालता हूं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डालता हूं कि सर अगर ये इलीगल है, अगर ये इलीगल है तो आप बताइए, खुलेआम जो अजय देवगन जी हैं, शाहरुख खान है और कौन है, अक्षय कुमार ना, नहीं बोलो, जुबान केसरी। अब ये जुबान केसरी जो है, इसका क्यों मतलब प्रचार क्यों होता है सर? ऐसे किया हुआ पोस्टर जो है हम लोग गली चौराहों पर देख लेते हैं, बड़े बड़े पोस्टर देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि उस पर, अब वहां पर कौन सा टैक्स लगता है? गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन सेस। जैसे आप लग्जरियस गुड्स यूज करते हो, 5 करोड़ का 10 करोड़ का कार यूज कर रहे हैं आप, तो उस पर एडिशनल टैक्स लगता है, किस नाम से? गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन सेस के नाम से। हाँ, अब बोलिए कि सर सेम गुड्स भी, जैसे अभी मान लेते हैं, बात नहीं यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर पान मसाला गुटखा जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, उस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। अब बोलिए सर क्यों लगता है, इसका पर्पस क्या है, क्यों लगाया जाता है ये चीज? जीएसटी इतने दिन तक पास नहीं हो पाया, इस कारण भी कि स्टेट गवर्नमेंट सोच रही थी कि चलो भाई, ये कहा गया कि आधा आधा बांट लिया जाएगा, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और आया स्टेट गवर्नमेंट के माइंड में, ये आया कि सर अगर मान लीजिए कि जीएसटी को पास कर दिया गया, जीएसटी एक्ट पास हुआ, जीएसटी एक्ट पास हुआ और उससे हमारा रेवेन्यू क्या हो गया, इनकम क्या हो गया, कम हो गया, तब क्या करें? तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये डरो नहीं। आपने कहा कि सर जैसे चल रहा है चलने दीजिए ना, क्यों हमारे इनकम पे लात मारने के फिराक में है, हमारा इनकम कम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। तो अगर मैं कह दूं कि चलो आप काम करो, कम नहीं होगा, अगर कम हुआ तो जितनी की कमी आ रही है, पहले मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपया कमाते थे और जीएसटी आने के कारण आपका इनकम 4.5 लाख रुपया हो गया, यानी इनकम में कमी कितनी आई? 50,000 की। तो यहां पर जो 50,000 का गैप है, मैं कह दूं कि चलो अगर साल के लास्ट में 50,000 कम आया ना, वो 50,000 मैं दूंगा, वो 50,000 मैं दूंगा आपको। तो क्या आपको प्रॉब्लम होगा जीएसटी पास करने में, अगर आप स्टेट्स हैं तो? नहीं, कि जितनी की कमी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है ना कि वो देगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कीजिए ना, जो एक्ट पास करना वो कीजिए, हमारे इनकम में कमी नहीं आनी चाहिए, बस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, क्या देना है? कंपनसेशन। जो 50,000 कम आया, वो 50,000 क्या देना है? कंपनसेट करना है कि नहीं करना है? वो करेगी कहां से? अब बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मनी कमाए नहीं तो वो कहां से देगी आपके मतलब जो कमी आई आपकी इनकम में, जो कमी आई उसको कहां से पूरा करेगी? क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आया ना? ऑब्वियसली बात है, ये प्रॉब्लम तो आना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया, कौन सा? जीएसटी कंपनसेशन सेस, और उससे टैक्स वसूलती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट।
और जो भी कमी आई, मान लेते हैं कि आप लोग टैक्स दे रहे हो, आप लोग सब के सब एक एक स्टेट हो, आप लोग सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, आप आए हिसाब किए और मुझसे जब हिसाब किए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, आप मुझसे हिसाब किए, आपके इनकम में 5 रुपए की कमी आ गई। बोलेंगे अच्छा 5 रुपए की कमी आई, लीजिए 5 रुपए जाइए। समझ में आया? वो 5 रुपए आया कहां से? जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेशन। नाउ आई होप यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आ पाई होगी।